गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर हिस्ट्री का 8 चैप्टर दैट इज वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर को देख लेते हैं कि चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। सबसे पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, मीन्स हम इंट्रोडक्शन देंगे इस चैप्टर के बारे में कि चैप्टर की रूपरेखा है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से सोसाइटी में चेंजेस हुए और उस चेंजेस के लिए रिफॉर्मर्स ने क्या किया। जहां पर हम देखेंगे कि जो विडो वीमेन होती हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। मीन्स हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल बिफोर रिफॉर्म कैसी थी, आफ्टर रिफॉर्म कैसे हुई। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं, आज जो गर्ल्स हैं वो इजीली स्कूल जाती है। इवन हायर स्टडी की अगर मैं बात करता हूँ तो हायर स्टडी के लिए भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हायर स्टडी के लिए भी वो जा सकती हैं। बट एक सिचुएशन ऐसी थी जिस वक्त गर्ल्स को स्कूल जाना ही नहीं होता था, मीन्स उन्हें भेजा ही नहीं जाता था। गर्ल्स को स्कूल के लिए आप कह सकते हो कि भी गर्ल्स स्कूल जाएं, वो बड़ी एक अजीब सी बात हुआ करती थी उस टाइम में। जैसे आज अजीब बात है ना कि गर्ल्स स्कूल जाती ही नहीं थी, ठीक है, वो सिचुएशन उस वक्त थी। तो क्या थी वो पढ़ेंगे। देन हम देखेंगे कि किस प्रकार से वीमेन लाइफ को सुधारने के लिए वीमेन ने कुछ लिखा वीमेन से रिलेटेड, वो क्या था उसको देखेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट कास्ट सोशल रिफॉर्म। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी दैट इज कास्ट बेस्ड सोसाइटी। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, तो देखेंगे कि कास्ट और सोशल रिफॉर्म कैसे होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिमांड्स ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस, इसको देखेंगे। जहां पर हम गुलामगिरी एक आप कह सकते हो टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हु कुड एंटर टेम्पल्स, अनटचेबल जो है या अनटचेबिलिटी जो है उससे रिलेटेड बातें होंगी। देन एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। तो टोटल वीडियो लेक्चर के अंदर हम सब ये चीज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ सबसे पहले देख लेते हैं, अगर आज मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं तो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर गर्ल्स आर अलाउड टू गो टू स्कूल, दे कैन स्टडी विद बॉयज आल्सो। इवन whenever they growing up, yeah, they grow up, they can go to schools and university, and they also can take up jobs after that. मीन्स नॉर्मली आज की लाइफस्टाइल ये है, ठीक है, हमें बड़ा नॉर्मल नजर आता है। पर क्या कभी हम सब में से किसी ने ये सोचा है कि क्या ये सब सिचुएशन ऐसी ही थी? हमने आज तक केवल अनटचेबिलिटी के बारे में सुना है, हमने सुना है कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, हमने सुना है कि जेंडर भी कुछ होता था। हमने ये सब बातें सुनी तो है, हमने ये बातें देखी है, सुनी है, एग्री करते हैं। बट क्या हम में से कभी किसी ने ये बात जानने की सोची है कि इससे पहले कुछ ऐसा अलग होता था क्या? ठीक है, आज हम बात करते हैं बिफोर गेटिंग लीगल मैरिड, जो गर्ल्स होती हैं दे हैव टू बी अडल्ट and can marry anyone they like irrespective of their caste, community, and even widow can remarry also. आज की नॉर्मल लाइफ ये है, ठीक है। आज सोसाइटी में क्या है कि वीमेन कैन पार्टिसिपेट इन द पब्लिक स्पेयर आल्सो, पब्लिक लाइफ में भी, पब्लिक जो एक्टिविटीज है उनमें भी आ सकती है। मीन्स दे कैन गेट बी इलेक्टेड, मीन्स वो एज ए कैंडिडेट के रूप में भी आ सकती हैं, ठीक है। पर डियर स्टूडेंट्स, सिचुएशन इससे पहले बहुत ज्यादा चेंज थी, उसे भी देखेंगे। सोसाइटी में ये सब परिवर्तन हो चुका है, सोसाइटी में ये सब चीजें हो चुकी है। बट अगर मैं सोसाइटी के अंदर बात करता हूं तो सोसाइटी के अंदर आज भी पुअर पीपल ऐसे हैं जिनकी गर्ल्स को ये सारी चीजें अभी भी नहीं मिलती। चलो इस पॉइंट को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं पुराने टाइम पीरियड की, ठीक है। इफ वी थिंक अबाउट 200 ईयर अगो, 200 साल पहले की बात कर लेते हैं, तो उस वक्त सिचुएशन क्या होती थी? एट द वेरी अर्ली स्टेज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर मैरिड, जिसे चाइल्ड मैरिज कहते थे, ठीक है। बहुत सारे हमारे रिफॉर्मर्स हुए हैं, हमने अपनी अर्लियर क्लासेज में भी डिस्कस किया है, तो उसके अंदर देखा था किस प्रकार से चाइल्ड मैरिज को बैन किया गया था, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया है। और इवन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, कुछ पार्ट ऐसे थे जहां पर विमेन को सती प्रथा फॉलो करनी पड़ती थी। सती प्रथा बता देता हूं क्या होती है।
अगर किसी फीमेल का जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी जो फुनरल पायर होती है, इवन से जो उसको जब हम फुनरल प्रोसेस होती है, तो उस दौरान में जब हम उसको जलाते हैं तो उसके अंदर उस जीवित औरत को ही जला दिया जाता था। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सती प्रथा। ठीक है, तो पुराने समय में वीमेन के साथ ऐसा होता था। एंड आज अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी के राइट की, तो आज सभी को प्रॉपर्टी का राइट है, बट बिफोर 200 ईयर अगो ऐसा कुछ नहीं था। प्रॉपर्टी केवल बेटों की होगी, बेटियों की नहीं होगी। ठीक है, इवन एजुकेशन की बात करते तो एजुकेशन भी नहीं मिलती थी। इनमें से आप कह सकते हो कुछ भी नहीं मिलता था। मीन्स एक तरीके से सिचुएशन बड़ी ब्लैंक थी, सिचुएशन बड़ी यू कैन से प्रॉब्लमेटिक थी, बड़ी दयनीय स्थिति कह सकते हैं जिसको। ठीक है, उस प्रकार की सिचुएशन थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास दे वर कंसिडर्ड द अपर कास्ट। ठीक है, आपको वर्णा सिस्टम याद होगा। हमने क्या क्या सोसाइटी हमारी 4 वर्णों में डिवाइड थी। सबसे पहले ब्राह्मण जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, धर्म शास्त्र इन सब का ज्ञान होता था। क्षत्रियास, जो क्षत्रियास थे, दे आर द वॉरियर ग्रुप, जो कि राजा हो सकता था। ठीक है, और जो प्रोटेक्ट करता था अपनी पूरी प्रजा को। थर्ड जो ग्रुप होता था वैश्याज, जो कि ट्रेडर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे। और सबसे बॉटम पे होते थे शूद्राज। ठीक है, जो कि एज ए दास के रूप में इन सब का काम करते थे। तो हमने अपने इस वर्णा सिस्टम को पढ़ा था। ठीक है, अगर मैं उस वर्णा सिस्टम के आधार पे बात करता हूं, तो उस वर्णा सिस्टम के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे, दे वर कंसिडर द अपर कास्ट। तो इस तरीके से जो हमने डिस्कस किया, तो वो डिस्कस ये किया था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय दे वर कंसिडर द अपर कास्ट। थर्ड नंबर पे आप कहते थे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, जिन्हें हम वैश्य कहते थे, उनका प्लेस उसके बाद था। ठीक है, देन केम पीजेंट्स, आर्टिशियंस, वीवर्स एंड पोटर्स, ऑलवेज दे आर रेफर्ड शूद्रास। ठीक है, और सोसाइटी के सबसे लोअर पार्ट पे ये रहते थे। ठीक है, सबसे लोअर पार्ट पे इसको मानते थे। और जो अपर कास्ट के व्यक्ति थे वो उनको अनटचेबल मानते थे, मीन्स अछूत मानते थे एक तरीके से। भाई ये जिस चीज को टच कर लेंगे वो जो चीज होगी वो अशुद्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार की सिचुएशन जो थी सोसाइटी के अंदर थी। ओके, तो सोसाइटी में ये सब चेंज हुआ। तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वर्किंग टुवार्ड्स चेंज। अब सोसाइटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। चाइल्ड मैरिज हो रही थी, इट्स अ सोशल इविल, क्योंकि इससे प्रॉब्लम होती थी। इवन समटाइम्स आप अगर बात करते हो तो बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाती थी। ठीक है, विडो रीमैरिज नहीं हो पाती थी, इवन सती प्रथा थी। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा आप कह सकते हो सोशल इविल्स थी। तो उनके लिए चेंज के लिए प्रयास किए गए। Debates and discussions about the social customs and even you can say practices took on a new character. एक नई चीज आई। The most important reason था it was the development of the new forms of the communication. Communication का एक नया फॉर्म आया, जैसे कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड अदर जो थिंग्स थी उन सब का। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं इन सब चीजों के माध्यम से कम्युनिकेशन जो थी वो क्रिएट हुई। और ये सारी की सारी जो चीजें होती है उनके अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस, इन सब चीजों से रिलेटेड डिस्कशन एंड डिबेट होती थी, जो कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा होती थी। मीन्स जो व्यक्ति सिटी में रहते थे वो क्या करते थे, वो करते थे कि सोशल मैनर से ये सोशल इविल्स है, पॉलिटिकल मैनर से ये प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल मैनर से ये चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों से रिलेटेड जो आप कह सकते हो थिंग्स जो थी उनको बुक्स, न्यूज़पेपर और मैगजीन के अंदर पब्लिश किया जाता था, जिसके ऊपर डिबेट होता था कि दैट प्रोसेस इज करेक्ट और नॉट। इन सब के ऊपर एक बड़ा बड़ा डिबेट हुआ। और जब व्यक्तियों ने उन सब डिबेट को पढ़ा तो उससे क्या हुआ, चेंजेस आने लगे सोसाइटी के अंदर। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं। 1772 से 1833 के टाइम की पीरियड की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज, जो कि बाद में ब्रह्म समाज के मींस ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। तो महात्मा गांधी ने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का निर्माण किया इन कलकत्ता के अंदर। राजा राम मोहन राय फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन द सोसाइटी बिकॉज अनजस्ट प्रैक्टिसेस नीडेड टू बी डन अवे विद। क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी सोशल इविल्स हैं जो कि सोसाइटी को खत्म कर दी जा रही है, बिल्कुल एक तरीके से सोशल इविल मानी जाती है। हमारी सोसाइटी में चेंज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ही वाज कीन टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन किस चीज को प्रमोट करती है, इट प्रमोटेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी।
और ये फ्रीडम और इक्वालिटी मेल के बीच में नहीं होनी चाहिए, फीमेल भी उतनी ही इक्वल है और फीमेल को भी उतनी ही फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी की मेल को मिलती है। तो राजा राम मोहन राय ने क्या किया, उन्होंने फेवर किया वेस्टर्न एजुकेशन का, कि हमें वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहिए जिसके आधार पे इक्वालिटी और फ्रीडम को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म समाज का निर्माण किसने किया या उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया। तो ब्रह्म समाज जो कि कलकत्ता के अंदर की गई थी। अब राजा राम मोहन राय का मुख्य उद्देश्य क्या था, सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए, होने क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत सारी सोशल इविल्स हैं जो कि हमारी प्रोग्रेस को रोकती हैं, इट हैम्पर्स आवर प्रोग्रेस। ठीक है, तो उस आधार पे, उस वजह से जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसका उन्होंने फेवर किया, बिकॉज वेस्टर्न एजुकेशन सपोर्ट्स इक्वालिटी एंड फ्रीडम अमंग ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री वेदर इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। ठीक है, तो चाहे वो कास्ट है या क्लास है, उन सब को हटाकर केवल हमें इक्वालिटी और फ्रीडम की बात करनी है। उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को एडवोकेट किया। ठीक है, तो इस आधार पे देखते हैं कि विडो की लाइफ में क्या चेंज आया। तो राजा राम मोहन राय he began a campaign against the practice of सती। सती के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि सती होता क्या है। ठीक है, पुराने समय में हमारे हिंदू समाज के अंदर एक सोशल इविल हुआ करती थी, सती प्रथा। उस सिचुएशन में क्या होता था, अगर किसी भी औरत का या किसी भी लेडी का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर जिस वक्त उसको जलाया जाता था, उसके हस्बैंड को जलाया जाता था, तो उस लेडी को जिंदा ही उसकी अग्नि में जला दिया जाता था। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सती, और इसको एक इनह्यूमन एक्टिविटी मानी गई, आप कह सकते हो कि एक अमानवीय कृत्य माना गया, क्रम माना गया। तो इसके लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया। इवन ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग that the practice of widow burning had no sanction in the ancient text। उन्होंने इसके लिए आप कह सकते हो प्रचार प्रसार किया कि पुराने ग्रंथ अगर हम पढ़ते हैं तो पुराने ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि विडो को जलाया जाएगा। ठीक है, इसलिए 1829 के अंदर सती प्रथा जो है उसे बैन कर दिया गया। ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, when it was banned it is in 1829। Later reformers adopted the strategy of Raja Ram Mohan Rai to challenge the practice that seemed harmful and try to find a verse or you can sentence in the ancient sacred text that supported their point of view। अब राजा राम मोहन राय ने क्या किया, प्राचीन ग्रंथों के आधार पर सती प्रथा को बैन करने की बात की गई। ये तो बात थी, सती प्रथा को जो बैन करने की बात की गई थी वो पुरानी ग्रंथों को उन्होंने लॉजिक बनाया था। तो दूसरे जो राइटर्स थे, दूसरे जो रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, प्राचीन ग्रंथों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को के लिए लागू करना शुरू किया कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों स्ट्रॉन्ग है। इसी में एक सोशल रिफॉर्मर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। प्राचीन टेक्स्ट के माध्यम से ही सजेस्टेड दैट विडो कुड रीमैरी, जो विडो है वो रीमैरी कर सकती है, दोबारा शादी कर सकती है। सो इन 1856 a law was passed that permitted widow for remarriage। ठीक है, अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो के रीमैरी के लिए एडवोकेट किया, आप कह सकते हो उसके लिए प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि एंशिएंट टेक्स्ट क्या कहते हैं कि विडो कुड रीमैरी। सो इन 1856 एक लॉ पास किया गया और उस लॉ के आधार पर यह बात डिसाइड की गई कि विडो कुड रीमैरीज। ठीक है, by the second half of the 19th century the movement of the widow remarriage spread all over the part of the country। ठीक है, तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आप कह सकते हो योगदान था वीमेन की लाइफ में परिवर्तन लाने का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का निर्माण किया। ठीक है, जैसे कि ब्रह्म समाज का निर्माण किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, तो आर्य समाज का निर्माण किसने किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपको फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड कि कब उन्होंने उसको फाउंड किया, आप कह सकते हो उसको बनाया। तो आर्य समाज के जो आप कह सकते हो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अभियान चलाया। राइट, थिंग्स अबाउट द गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। आज गर्ल्स बड़े इजी मैनर से स्कूल चली जाती है। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इवन हायर एजुकेशन भी ले लेती है और इवन आप कह सकते हो प्रॉपर मैनर से उनको एजुकेशन मिलती है, इक्वालिटी मिल रही है उनको एज द बॉयज दैट। तो इससे पहले हम इनके बारे में देखते हैं। If we think about the education for girls, it was necessary to improve their condition। नॉर्मली ये सिंपल बात है कि अगर एजुकेशन की बात करते हैं
तो एजुकेशन के आधार पे किसी भी व्यक्ति की के अंदर अगर चेंज करने की बात करती है तो एजुकेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसकी कंडीशन को इंप्रूव करने का, एज फॉर द गर्ल्स आल्सो। मिड 19th सेंचुरी के अंदर द फर्स्ट schools were opened, या even say was opened. Many feared that schools would take girls away from homes and prevent them from doing their domestic duties. ये very most important point है और स्टूडेंट समझने वाली बात भी है, ठीक है। उस वक्त बायकॉट क्यों किया जा रहा था कि गर्ल्स एजुकेशन का, उनमें से बहुत सारे व्यक्तियों को डर था कि अगर गर्ल्स एजुकेशन प्राप्त करेंगी इसका मतलब है वो अपनी डोमेस्टिक जो ड्यूटीज है उनको फुलफिल नहीं करेंगे, ठीक है। ये सभी का मानना था, पर जबकि ये बात नहीं थी, ये उस वक्त बात नहीं थी बेटा, आज के टाइम में बात है। आप सोसाइटी में आज की सिचुएशन को देख लेना, मैं बात उस टाइम की बात कर रहा हूं जिस वक्त गर्ल्स के पास एजुकेशन नहीं थी, तो सभी को ये डर था, पर वो डर आज साबित होने लगा है। जैसे ही गर्ल्स को एजुकेशन मिलती है, हायर स्टडी उनकी हो जाती है, तो अपनी परंपराओं को, अपनी रिचुअल्स को वो छोड़ती जा रही है, ठीक है। और बात है डोमेस्टिक ड्यूटीज की फुलफिल करने की। अगर कोई भी वर्किंग लेडी है, ठीक है, जैसे ही या वो उसको एक अच्छी एजुकेशन मिल गई है तो वो सबसे पहले ये कहेगी तो कि अगर मैं भी बाहर जॉब करती हूँ तो आप भी बाहर जॉब करते हो, मींस वो अपने हस्बैंड को बोलेगी तो उतना ही डोमेस्टिक वर्क आप भी करो। मैं सिचुएशन आप देख सकते हो, मैं इसके डेप्थ में नहीं जाता तो लीव द पॉइंट, बट उस वक्त की बात कर लेते हैं जो हमारे चैप्टर के आधार पे है। शुरुआत में जब स्कूल ओपन हुए तो बहुत सारे व्यक्तियों को क्या डर था कि अगर स्कूल्स के अंदर गर्ल्स जाती हैं इट मींस वो क्या करेंगी, अपनी डोमेस्टिक ड्यूटीज को छोड़ देंगी। टू रीच स्कूल्स गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू पब्लिक स्पेस, ठीक है। सो मैनी पीपल फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेस। बहुत सारे व्यक्तियों का मानना था कि गर्ल्स को इन पब्लिक स्पेस से दूर रखना चाहिए, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड वीमेन वर टॉट एट होम by the liberal fathers and the husbands, ठीक है। अब बहुत अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो बहुत सारे जो लिबरल फादर्स हुआ करते थे और हस्बैंड हुआ करते थे उन्होंने इन सब चीजों को फेवर किया क्योंकि इनसे उनकी आप कह सकते हो उनके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी मीन्स 19th सेंचुरी के एंडिंग ईयर की बात कर लेते हैं। आर्य समाज इस्टेब्लिश्ड डिफरेंट स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन पंजाब एंड इवन ज्योतिबा फुले, उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र के अंदर गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल खोले, ठीक है। उन्होंने क्योंकि एजुकेशन को क्यों रखा गया कि अगर रिफॉर्म्स की बात करनी है, अगर कंडीशन को इंप्रूव करना है तो गर्ल्स को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। जब शुरुआती दौर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन होने लगे, इट मीन स्कूल्स ओपन होने लगे, बहुत सारे व्यक्तियों को डर था कि इसकी वजह से गर्ल्स को प्रॉब्लम गर्ल्स जो है अपनी डोमेस्टिक जो थिंग्स है उनको पूरा नहीं कर पाएंगी, बट वो एक तरीके से अगर हम बात करते हैं वो डर कुछ और था, ठीक है। सेकंड थिंग, मैक्सिमम का ये मानना था कि जो पब्लिक स्पेस है आप कह सकते हो जो कि पब्लिक अफेयर्स है वो जस्ट ओनली मेल मेंबर के होने चाहिए, पर जब एजुकेशन गर्ल्स को मिलने लगी तो उस आधार पे पब्लिक एरिया के अंदर भी उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो गया, ठीक है। बहुत सारे व्यक्तियों ने उनको क्रिटिसाइज किया, बट कुछ ऐसे फादर्स थे, आप कह सकते हो कुछ ऐसे हस्बैंड्स थे जो कि लिबरल फिनोमिना को अपनाते थे। लिबरल का मतलब था उदारवादी, ठीक है, मींस फ्लेक्सिबल सिचुएशन। उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने अपने जो घर की वीमेन थी उनको पढ़ने के लिए अलाउ किया। उसके बाद 19th सेंचुरी के एंडिंग ईयर्स के दौरान में आर्य समाज ने गर्ल्स के लिए पंजाब के अंदर और इसी प्रकार से ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के अंदर गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो थे वो सेटअप किए। अगर मैं एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउसहोल्ड्स की बात करता हूं, वीमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरेबिक टोट बाय वीमेन हु केम होम टू टीच। अब उनको घरों में क्या जानने लगा, कुरान पढ़ना सिखाया जाने लगा। जो फर्स्ट उर्दू नोवेल था began to be written from the 19th century, सबसे पहला जो उर्दू नोवेल था वो 19th सेंचुरी में लिखा गया था, ओके। तो इस तरीके से वीमेन जो एजुकेशन थी या आप कह सकते हो गर्ल्स एजुकेशन जो थी उसको बढ़ावा मिला। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका वीमेन राइट अबाउट वीमेन। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई थिंक सो एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।